अस्सलामुअलैकुम। दिस इज मुईद पीरजादा इन वॉशिंगटन। मुझे बाखबर जराए से पता चला है कि मेरी गैर मौजूदगी में इस्लामाबाद में रियासत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस और बहरान पैदा हो गया है। जो इसलिए पैदा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं, मोअज़्ज़ज़ जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के बाद, उन्होंने वो रियासत के वसी तर मफादात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, मोहसिन अख्तर कयानी साहब। उल्टा यह है कि मोहसिन अख्तर कयानी साहब के जहन में ये गलतफहमी कहीं से चली गई है, ये किसी ने डाल दी है कि वो 17वीं सदी के बादशाह जनाब जहांगीर जो हैं, उनकी तरह की कोई उनके पास जंजीर अदल है जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर लटकाई हुई है। और उसे एक कश्मीरी फरियादी जो कि अहमद फरहाद शाह, एक पोइट, एक शायर हैं, उनकी एहलिया जो हैं, उन्होंने वो जंजीर हिला दी है। और उसके बाद से वो उस फरियादी की जो मदद करने के लिए और उसके खावंद को, जो कि 14 मई से गुम है, ये शायर, उसे डिस्कवर करने के लिए पाकिस्तान की रियासत पे इतना दबाव डाल रहे हैं कि वो ये भूल ही गए, वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि रियासत के कोई ऐसे वसीतर मफादात हैं जिन्हें नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जा सकता। और इससे पहले भी उन्होंने बुलाया, सेक्रेटरी डिफेंस को भी बुलाया, 2 दफ़ा बुला चुके हैं, सेक्टर कमांडर को भी बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन अब जज साहब जो हैं, उनसे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने ये वादा कर रखा था कि 24 तारीख को ये तक ये जो शायर है इसे बरामद हो जाएंगे, ये घर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। और अब मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने जलाल में आके उन्होंने एक बहुत ही नाकाबिल अमल किस्म का हुक्म जो है वो दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि 29 मई को उनके सामने, सेक्रेटरी डिफेंस इस दफा शायद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि सेक्टर कमांडर और सेक्टर कमांडर जो है, बार बार सेक्टर कमांडर जो है इतना बड़ा अफसर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, ये कह के कि वो एसएचओ की तरह है, ये ग्रेड 18 का अफसर होता है। इसमें ग्रेड में क्या होता है, इसमें वो जज साहब समझ ही नहीं रहे इसके, कि यहाँ ग्रेड की तो बात ही नहीं है एक्चुअली। लेकिन ये कि साथ उन्होंने कह दिया है कि डीजी जो डायरेक्टर आईबी हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वो भी हाजिर हों। चलें, यहाँ तक तो फिर भी कोई गुजारा हो जाता। लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया है कि उनके सामने जो डीजी एमआई हैं, जो डायरेक्टर एमआई हैं, उनको भी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, उनको भी बुला लिया। अब ये कहाँ आने वाले, तो इतना बड़ा एक क्राइसिस जो है वो खड़ा हो गया है। अब इसका हल है क्या? मेरे पास इसका एक बड़ा हल है। जिस तरह से एक फिल्म आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, परफेक्ट स्टॉर्म, इसी तरह इस परफेक्ट स्टॉर्म का जो इस वक्त पैदा हो गया है, मेरे पास एक परफेक्ट सोल्यूशन है। और ये परफेक्ट सोल्यूशन ऐसा है जिसमें जज साहब की भी, जज साहब के लिए बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन है इसमें, ईमान हाजिर के लिए भी है, जो एहलिया है शायर की, उनके लिए भी है, शायर के लिए भी है, और सबके लिए। और सबसे बढ़ के जो सेक्टर कमांडर हैं आईएसआई, उनके लिए भी बड़ा परफेक्ट सोल्यूशन है। शर्त इसमें सिर्फ इतनी है कि सबको थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट थोड़ा सा करना होगा, जो करना पड़ता है इस किस्म की सूरत हाल में। लेकिन इससे पहले कि मैं ये परफेक्ट सोल्यूशन आपके सामने रखूं, मुझे एक और भी इल्तजा आपके सामने करनी है। उस पर सिर्फ मैं आपको चाह रहा हूँ कि माइंड थोड़ा फोकस करें। मैं आपको कुछ चीज़ें जो है स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये वीलॉग जो है इसको एक लैपटॉप के जरिए कर रहा हूँ, वरना मैं इसको फ़ोन के जरिए कर लेता, जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ। ये एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं कि इसको बाहर लिखा है, इसको 40,000 लोगों ने देखा है, 40,000 इसके व्यूज़ हैं। असल में इसके कोई तकरीबन 50-55 हज़ार इस वक्त व्यूज़ हैं जो इसके डैशबोर्ड से मिलते हैं। इस वीडियो का उन्वान है कि अमेरिका और मगरब को चीन के सामने शिकस्त का सामना, मशरक़ वस्ता की सियासत ने घर को आग लगा दी। ये वीडियो मैंने, समझें कि पिछले एक हफ्ते से मैं जो एक रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था बहुत सी चीज़ों को, तमाम दुनिया के अखबारात को, उसके नतीजे में मैंने ये वीडियो कल रिकॉर्ड की। लोग बहुत से कह भी रहे थे कि इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। इन इंटरनेशनल इश्यूज़ का ताल्लुक ईरान, मशरक़ वस्ता, इसराइल, अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन से है। और ये मैंने जब रिकॉर्ड की तो मैंने फिर इसके ऊपर बड़ी मेहनत भी की। मैंने इसको एडिट किया, और एडिट करने के बाद बहुत सी जितनी अखबारों की हेडलाइंस थी रेलिवेंट किस्म की, वो भी मैंने इसमें लगाई, ताकि अगर जो लोग, मेरी कोशिश होती है कि पढ़ना चाहें खुद से, वो उसको पढ़ सकते हैं। और मैंने इसको सुबह के 3-4 बज गए यहाँ अमेरिका में, उसके बाद मैंने इसको स्केड्यूल कर दिया पाकिस्तान के हिसाब से शाम की कोई 6 बजे, जो मेरा लगता है कि अच्छी ट्रैफिक उस वक्त शुरू हो जाती है, एक पीक टाइम होता है। और अंदाज़ा मुझे था कि भाई इंटरनेशनल इशू है, इसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मेरा ख्याल था फिर भी खासे लोग इसको देख लेंगे, क्योंकि टॉपिक जो है वो ऑफ इंटरेस्ट है। इसका उन्वान उस वक्त ये नहीं था, इसका मैंने इंग्लिश में एक टाइटल रखा हुआ था। लेकिन जब मैं उठा सो के अमेरिका के हिसाब से कहीं सुबह के 9:30-10 बजे, और उसको इस वक्त वीडियो को रिलीज हुए 2 घंटे हो गए थे, और मैंने इसको चेक किया तो मैंने देखा कि इससे सिर्फ 6-7 हज़ार व्यूज मिले हैं। बड़ी मुझे हैरानगी हुई। यानी मुझे वो जो शेर अफसल मरवत साहब की लैंग्वेज है कि वीडियो जो है ये बढ़ गई है, लेकिन इतनी बुरी तरह से ये वीडियो इतने पॉपुलर किस्म के टॉपिक पे क्यों बढ़ गई है पीक टाइम पे? मैंने उस पर तहकीक करनी शुरू की। डैशबोर्ड से कुछ समझ ना आए मुझे। पहले इसका एक थंबनेल था बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ, जिसमें शी जिनपिंग, पुतिन वगैरह की इमेजेस थे। उसको मैंने सोचा शायद उसकी वजह से लोग रिकग्नाइज नहीं कर रहे, तो मैंने अपना बूथा इसके ऊपर लगाया कि इसमें कोई फर्क पड़े, उससे भी कोई फर्क ना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने खासा गौर किया कि मसला है क्या। और फिर मैंने देखा कि असल में मैंने जो इंग्लिश में टाइटल इसका रखा था, वो टाइटल ये था
कि रशिया एंड चाइना चैलेंज अमेरिकन पावर एंड द वॉर इन गाजा हेल्प्स देम। तो मुझे समझ आई कि अच्छा ये वॉर इन गाजा जो है ये ऑफेंसिव वर्ड है। अच्छा अब ये मुझे, चूंकि मैं अरसे से ये काम कर रहा हूँ और आपको पता है कि पाकिस्तानी ओरिजिन जितने भी वीलॉगर्स हैं उनमें से मैं वाहिद हूँ जिसने इसराइल और फ़लस्तीन और इसके इश्यूज़ के ऊपर इतने ज़्यादा वीलॉग्स किए हैं और डिटेल्ड किए हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीलॉग्स किए हैं। तो मुझे ये अंदाज़ा बहुत पहले हो चुका था कि अगर आप उसके अंदर लफ्ज़ इसराइल इस्तेमाल करते हैं या उसमें ज़ायनिस्ट लिखते हैं तो वीडियो बढ़ जाती है, वो फैलती नहीं है, वो गुम हो जाती है, उसको बहुत कंफ्यूज मिलते हैं, ये कई दफ़ा अप्रूव ही नहीं होती, कई दफ़ा उसका रील ही घूमता रहता है। तो मैंने उसका हल ये निकाला था कि मैं उसके अंदर नेतन्याहू का वर्ड डाल देता हूँ। मुझे पता चला कि लफ्ज़ नेतन्याहू अगर आप उसके अंदर डालते हैं तो वो किसी किस्म के सेंसरशिप के जद में नहीं आती है, गूगल और यूट्यूब में जो भी उन्होंने फिल्टर लगाए हैं उसमें नहीं आती इसमें। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वॉर इन गाजा जो है ये लफ्ज़ भी ऑब्जेक्शनेबल होगा। बहरहाल मैंने वॉर इन गाजा को निकाला, इसका उर्दू का मैंने टाइटल किया। उस वक्त जब मैंने ये किया तो 2 घंटे के बाद वीडियो की सूरत हाल ये थी कि वो कोई तकरीबन 3,500-4,000 पर घंटे के हिसाब से चल रही थी। यही वजह है कि 6-7 हज़ार उसको टोटल व्यूज उस वक्त मिले थे 2 घंटे में। जब मैंने उसका टाइटल चेंज किया और ये मैंने उसको उर्दू का टाइटल किया तो पहले वो 3,500 के 4 हुए, फिर 4 के 4,500 पर घंटा हुए, फिर वो 5,000 हुए, 5 से 5.5 हुए, फिर वो 6 हुए, बढ़ते चले गए, 6 से 7, 7 से 8, 8.5, तकरीबन 9,000 फी घंटे तक की वीडियो पहुंची। उसके बाद उसने दोबारा डिक्लाइन करना शुरू कर दिया जो उसकी नॉर्मल थी। होती है एक ट्रैफिक इस किस्म की, होती भी नहीं है ज़्यादा, अगर पाकिस्तान पे कोई करें तो उसकी 1 घंटे में अच्छी वीडियो हो तो मेरी कम से कम जो वीडियो होती है वो 20-1,000 1 घंटे में व्यूज़ जनरेट कर लेती है और फिर उसके बाद वो रिड्यूस होने लग जाती है। पहले घंटे में ही वीडियो को ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है। उसके बाद जितने भी यूट्यूबर्स और कंटेंट डेवलपर्स हैं वो समझते हैं कि उनको अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि उसकी ट्रैफिक जो है वो फॉल करने लग जाती है। इसको ज़्यादा कभी उसकी ट्रैफिक मिली ही नहीं। मेरा ख्याल है कि इसको आसानी से पहले घंटे में 15,000 20,000 अगर मिलते तो ये अभी हो सकता है इसको 70,000 75,000 लोगों ने, 80,000 लोगों ने देख लिया होता। इसको इस वक्त कोई 55-1,000 लोगों ने इसे देखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आप देखें, इसको आखिर तक देखने की कोशिश करें अगर आपने इसको नहीं देखा। ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख लें और आपको समझ आएगा कि मैं आपको दुनिया के बदलते हुए डायनामिक्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहता हूँ। पाकिस्तान उन बदलते हुए डायनामिक्स की जद से बिल्कुल भी बाहर नहीं है। मेरी कोशिश भी होती है कि मैं अपने इन वीलॉग्स को, खास करके जो इंटरनेशनल रिलेशंस के वीलॉग हैं, उन्हें एक यूनिवर्सिटी के लेक्चर में बदल दूं कॉलेज में। और मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में लेक्चर देता भी रहा हूँ। मैंने कम से कम भी 50 से 70 75 दफ़ा तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, स्टाफ कॉलेज में भी एक आध दफ़ा मुझे मौका मिला। इन्फेंट्री के कॉलेज के अंदर, एयरफोर्स की जो एकेडमीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मिला। उसके अलावा इस्लामाबाद के और भी बहुत से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में मुझे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर लेक्चर देने का मौका मिला। अमेरिका की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ऑनलाइन जो है, मैंने हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को भी मैंने लेक्चर दिया, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दिया, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक दफ़ा स्टूडेंट्स को दिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ मुझे बात करने का मौका मिला। मुख्तलिफ सालों में बात कर रहा हूँ। कई दफ़ा यूएसएड ने जो है उनके जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने वो लेक्चर्स किए और बहुत अच्छा फीडबैक हमेशा मुझे मिला। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत से इश्यूज़ पे अंडरस्टैंडिंग दूं और ये कोई किसी के खिलाफ नहीं है, ना इसराइल के खिलाफ है, अमेरिका के तो बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। मैं तो बड़ा यानी एक तरह से ममनून हूं कि इस मुल्क ने मुझे जो पनाह एक तरह से दी हुई है। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें ना देखें, दो चीज़ें कम से कम और यहाँ से आप ज़रूर देख लें। ये जो आर्टिकल है, एक ओपिनियन पीस है ब्रेट स्टीफन्स का, हु इज इन मोर ट्रबल, इसराइल और ईरान, जिसमें इन दी एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये इसमें कहता है कि दोनों रियासतों की कोशिश ये है, दोनों लॉबीज की कोशिश ये है कि एक दूसरे पे इतना प्रेशर बाहर से बढ़ा दें कि दूसरी रियासत जो है कोलैप्स हो जाए। और इसका एक बहुत ही चिलिंग इसमें एनालिसिस है इस राइटर का। ये एक न्यू कंजर्वेटिव राइटर है, मैंने इसको चेक किया इसकी पूरी डिटेल्स को। ये कॉलमनिस्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स का। ये कहता है कि दोनों रेवोल्यूशंस में से 1948 का रेवोल्यूशन है इसराइल की क्रिएशन का और 1979 का रेवोल्यूशन है ईरान का। दोनों में से एक सिस्टम ने बचना है, या इसराइल नहीं बचेगा या ईरान नहीं बचेगा। और अगर इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान की ये गवर्नमेंट, जिसका जो पोस्चर और एटीट्यूड है टूवर्ड्स इसराइल, अगर ये बचती है, ये कंटिन्यू करती है, तो फिर इसराइल नहीं बचेगा, इसराइल की रियासत को कॉम्प्रोमाइज कुछ तो उसका और ही होगा। लेकिन इसका कंक्लूजन ये है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं बचेगा बिकॉज जायनिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है। तो इसको आप ज़रूर पढ़ें और ये बड़ा मेरे ख्याल खोल लेंगे। वैसे भी जिसके पास ट्रिब्यून की पाकिस्तान की अखबार अंग्रेजी में एक्सप्रेस ट्रिब्यून की अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बहुत आसानी से आप इस किस्म की चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप इस पीस को ज़रूर पढ़ लें, अमेरिका इज लूजिंग द ग्रीन टेक रेस टू चाइना, जो ये एक्सप्लेन करता है कि पीस के किस तरह से
अमेरिका और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि बनाई वेस्ट ने है, अमेरिका की इन्वेंशन है, उसमें चीन जो है वो कितनी कामयाबी से सूरत हाल उसकी ये, मैं अगर आपको एक चीज दिखा दूं, ये देखें, there are few things that would decarbonize the US faster than $20,000 electric vehicles, the MIT economics professor David Otter recently said. But there is probably nothing that would kill the US auto industry faster either. And BYD, a Chinese automaker, just rolled out a model priced under $10,000. जरा अंदाजा लगाएं। मैं भी एक और चीज ये पढ़ें और आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। Play a word association game for electric vehicles, and an American is most likely to say Tesla first. But these days, it would be better to say China. So astonishing has been the growth of the country's electric vehicle sector. In 2019, जरा गौर से सुने, Chinese EV exports, electric vehicle exports, totaled $400 million. By 2023, they had reached $34 billion, a precipitous 85-fold increase, and enough to help make the country, as recently as 5 years ago, an afterthought in global auto exports. Today, the world's top exporter of all cars. ये आपको मैं दो चीजें दिखाना चाहता था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप में समझना चाहते हैं कि दुनिया में इस वक्त किस किस्म का मसला पड़ चुका है और उसके उसके फिर पॉलिटिकल नताइज क्या निकल रहे हैं, तो आप इसको जरूर इन दोनों पीसेस को देख लें। इसी वजह से मैंने ये लैपटॉप के ऊपर ये बात की। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान वापस, जहां मुझे पता चला कि पाकिस्तान की रियासत के वसी तर जो मफाद हैं, उन्हें जस्टिस मोहसिन कयानी जो है बहुत ही बेदर्दी के साथ उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे रियासत के इदारों की, और रियासत के एक फेथफुल की हैसियत से, पुराने एक बूट पॉलिश की हैसियत से मैं सोल्यूशन जो है इसका डेवलप करना चाहता हूँ। लेकिन पहले फैक्ट्स बता दूं जो मुझे पता चले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुम्मे के दिन भी जो प्रोसीडिंग हुई, हियरिंग हुई, वहां पर मोहसिन अख्तर कयानी साहब जो हैं उनके साथ कमिट किया था पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब एजीपी साहब ने कि 24 तारीख तक की उन्होंने मोहलत मांगी थी, 2-3 दिन की, और उन्होंने कहा था कि जो कश्मीरी शायर गुम हो गए 14 मई को, उन्हें पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे जो हैं वो ढूंढ निकालेंगे। आज के दिन एक बार फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2-4 दिन की मजीद मोहलत जो है वो मांग ली है जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी से, और उनका कहना यह है कि पुलिस और जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो सरतोड़ का कोशिश कर रहे हैं और जोर लगा रहे हैं, और वो अगले, अगर हमें 2-4 दिन और मिल जाएं तो वो शायर जो हैं जनाब अहमद फरहाद शाह उनको ढूंढ निकालेंगे। बुनियादी तौर पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं वहां पर कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम फरिश्तों को, सेक्टर कमांडर की टीम को, और इनफैक्ट मामला इस सेक्टर कमांडर का नहीं है, जाहिर है कि ये सेक्टर कमांडर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करता, मामला थोड़ा सा ऊपर ही पहुंचा हुआ लगता, ख़राब है। तो बहरहाल हम फरिश्तों को कन्विंस कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, कुछ हमें मोहलत दें, हम इनको निकाल के शायर को वापस जो है वो ले आएंगे। अब जज साहब ने बड़ी इंटेलिजेंटली दो किस्म की ऑप्शन जो है मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने, परवाह तो वो नहीं कर रहे वैसे रियासत की, बिल्कुल भी रियासत के वसीतर मफादात को उन्होंने इग्नोर कर दिया है, और एक फरियादी जो है बेचारी अननोन, जिसको कोई जानता भी नहीं था दुनिया में, उसके साथ जाके जज साहब खड़े हो गए हैं, और ज़्यादा सीरियसली उन्होंने अपने रोल को, मुझे लग रहा है, लेना शुरू कर दिया है। लेकिन दो ऑप्शन उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के सामने, यानी बुनियादी तौर पे सेक्टर कमांडर के और सेक्टर कमांडर के ऊपर जो कमांडर है, ऊपर होते हैं बहुत से, उनके लिए उन्होंने दो ऑप्शंस रखती हैं। और वो ऑप्शंस ये हैं कि बुलाया जाए मेरे सामने 29 मई को, सेक्टर कमांडर साहब भी हाज़िर हो जाएं, डायरेक्टर आईबी भी हाज़िर हो जाएं, डायरेक्टर एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस, अंदाज़ा लगाओ कितनी बड़ी गुस्ताखी, वो हाज़िर हो जाएं। और लॉ मिनिस्टर जो हैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी कहा है कि वो भी हाज़िर हो जाएं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब की फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट में जब डिबेट हो रही थी तो वहाँ पर उन्होंने जज साहिबान को बड़ा सख्त तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि अगर कानून के साथ मैं खड़ा होऊंगा, और जो लोग जो है नाजायज़ पीटीआई का जो दफ्तर डिमोलिश कर दिया गया है G8 सेक्ट 4 में, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि अगर अदालतें या कोई जज जो हैं या कोई भी शख्स जो है वो इस किस्म की गैर कानूनियत के साथ जो है वो खड़ा है, तो मैं उसके खिलाफ पोजीशन लूंगा, और मैं डरने वाला नहीं हूं। तो बहरहाल उन लॉ मिनिस्टर साहब को भी जो है मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने अदालत में 29 तारीख को बुला दिया। अब ये जो क्राइसिस खड़ा कर दिया। अच्छा हाँ, आज का एक बड़ी कंसिडरेबल बात ये थी कि हामिद मीर साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एंड रिस्पेक्टेड टेलीविजन एंकर पर्सन और मुफक्किर जो हैं, हामिद मीर साहब भी अदालत के सामने पेश हुए, और उन्होंने अदालत को बताया, अब हामिद मीर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि भाई ये पैमरा में जज साहब, मौजूद जज साहब, ये पैमरा के नोटिफिकेशन जो मंडे को इशू हुआ है, इसमें अदालतों के अंदर होने वाली जो कार्रवाई है उसको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। और आपको पता है कि इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इसमें पिटिशंस आ चुकी हैं, और मेरा ख्याल है कि इसको अभी फिलहाल अदालतों ने शायद सस्पेंड कर दिया है, इसको रोक दिया है भी ऑर्डर, बड़ा ही बेतुका किस्म का।
उस पे जज साहब जो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक बार फिर जलाल में आए और उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग लाइव लाइव रिपोर्टिंग करें। जहां पर अदालतों की जहां कार्रवाई मिसिंग पर्सनस के हवाले से है, वहां पे लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अब पता नहीं उनका स्टाफ ये बात मानता है कि नहीं मानता। लाइव रिपोर्टिंग का कोई इक्विपमेंट वहां पे पहुंचता है, उसको लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता। बहरहाल हामिद मीर साहब ने अपना रोल प्ले कर दिया और जज साहब ने उससे एग्री भी किया। तो अब हुआ क्या, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वक्त जो सेक्टर कमांडर साहब हैं और जो उनके ऊपर ज़ाहिर है अफसरान बाला हैं, ये जहन में रखिए कि ये सेक्टर कमांडर बेचारे जो हैं वो ज़्यादा उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया। आई डोंट नो आजकल हैं कौन है सेक्टर कमांडर, मैंने फॉलो अप इसको नहीं किया कि अभी भी ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा ही सेक्टर कमांडर हैं, ये कोई और सेक्टर कमांडर हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बात ये शेयर करूं कि सेक्टर कमांडर्स बेचारे बदनाम हो जाते हैं। अक्सर मामला सेक्टर कमांडर्स के हाथ में नहीं होते। सेक्टर कमांडर एक बहुत बड़ी चेन ऑफ कमांड जो होती है, एक हायरार्की है, एक व्हील है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, चेन है, एक ढांचा है। उस ढांचे की मशीन के अंदर एक पुर्जा होता है, उसको जो ऊपर से कहा जाता है वो बेचारा करता है। वो कौन सा अपनी को सोच समझ के डिसीजन करता है। अगर सोच समझ के करता होता तो ये वाली नौकरी क्यों करता, कोई डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बन जाता, कोई और साइंसदान वगैरह बन जाता, जहाँ सोचने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। यहाँ तो पॉसिबिलिटी जो है सोचने की नहीं है। नॉट डैट कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में भी अगर आप हों तो वहाँ भी सोचने की बहुत पॉसिबिलिटी है, वहाँ भी नहीं है। लेकिन इस जॉब में तो खैर सोचने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अरसे ज़माने की बात है कि मुझे भी जब बुला लेता था कोई इसी तरह की कोई शख्सियत जो है, रोज़ ही मुझे पैगाम मिलता था कि रात के 12 बजे के बाद आ जाएं, कॉफ़ी पिएं या मतलब आप बताएं आपको कुछ ब्रीफ करना है। तो मैंने जो इस किस्म की एक शख्सियत थी अहम, उसकी इसी किस्म की एक और अहम शख्सियत जो थी, जो उस वक्त कराची में थी, उस शख्सियत से मैंने कहा कि भाई, उसके साथ बहुत बेहतर मेरी ताल्लुकात थे, वो था भी ज़्यादा ह्यूमन। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये हमारे जो है ना इधर वाले, इनसे ज़रा पूछें कि मसला आखिर है क्या मेरा। वो हर दफ़ा मुझे बुला लेते हैं और 2-3 दफ़ा तो मैं हाज़िर हुआ हूँ बादशाह सलामत के दरबार में, लेकिन बताते कुछ नहीं है, बस बैठा देते हैं, 2-2 3-3 4-4 घंटे बैठा देते हैं, सुबह हो जाती है। तो आखिर मैं क्या करूं, उनको बताएं मुझे कि अगर मेरे ट्वीट्स में कोई ऐसा मसला है तो मैं वो ठीक कर दूं। मसला आखिर है क्या? वो बताते नहीं मुझे मसला, मैंने तुमसे कहा है कि बताएं तो सही मसला। वो बस ये कहते हैं एहतियात करें। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि बात हुई है, वो बड़े शर्मिंदा हैं असल वाले साहब जो बुला लेते थे। उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर के सारे ट्वीट्स, हमारी 2-3 लोग सारे जो हैं वो देखते हैं, वो अंग्रेजी में करता है पहले ट्वीट, और अक्सर वो ट्वीट होते हैं मुश्किल किस्म के हैं, समझ किसी को नहीं आते, कोई मसला हमें नज़र नहीं आया हमारी पूरी टीम को। लेकिन ऊपर से धड़ाधड़ बार बार पैगाम आते हैं। उस ज़माने में जनरल बाजवा की हुकूमत थी, पाकिस्तान के बादशाह उस वक्त वो होते थे। तो वो ऊपर से बार बार मैसेजेस आते हैं उनकी टीम की तरफ से कि इसको कोई ज़रा एहतियात करे, इसको कोई हाथ होला रखे, ऊपर बड़ी नाराज़गी है, बड़ा गुस्सा है। तो ये उन्होंने कहा, तो उससे मुझे पता चला कि वो बदनामी बहुत होती है बेचारे कमांडर शमांडर की, लेकिन कमांडर तक के मामलात नहीं होते। इसी तरह से फरहाद जो हैं, अली शाह जो हैं, ये अहमद फरहाद शाह जो हैं, इन्होंने ऊपर किसी को नाराज कर दिया है। अच्छा, अब इस वक्त जो भी लोग नाराज हैं उनके सामने 2-3 किस्म की ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने उनके लिए रख दी है कि आप रिलीज कर दें, और रिलीज उन्होंने कहा कि रिलीज कर दें, और रिलीज करके अगर ये रिलीज हो जाते हैं शायर, तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को इन राइटिंग इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो ये तो बड़ी अच्छी उन्होंने एक ऑप्शन रख दी है अगर ऐसा हो जाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कमांडर साहब के लिए, ये कमांडर साहब की टीम के लिए, कि ये जो अहमद फराज शाह साहब हैं, ये पता नहीं वापस आके क्या कहानी सुनाते हैं। तो जाहिर है कि कहानी भी एक होनी चाहिए। तो दूसरी ऑप्शन, अब देखना है कि मसला, मुझे लगता है मसला यही है बेसिकली तौर पर। तो दूसरी ऑप्शन इनके पास ये हैं कि एक ऑप्शन उनके पास, एक खाली ऑप्शन नहीं होती। आपको पता है कि आईएसआई जो है वो बड़ी ताकतवर है, और वो उस तरह की ताकतवर नहीं है जिस तरह का मैंने भी आपको वीलॉग का किस्सा सुनाया है, कि अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि उस किस्म की ताकत उनको मिल जाए, जो ये डिजिटल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के जरिए वो भी चाह रहे हैं कि उनको इसी किस्म की ताकत मिल जाए कि जो भी उनकी मर्जी के खिलाफ चीज़ हो, वो चीज़ ही गुम हो जाए, उसको अभी उस तक वो पहुंचे नहीं। लेकिन इसके बावजूद उनको ज़मीन के ऊपर जो है ना, ज़मीनी हकायक पे उनके पास बड़ी पावर्स है। तो दूसरी ऑप्शन उनकी ये है कि पुलिस दोबारा वहाँ पे आए 29 तारीख को, और वो वहाँ पे आके जज साहब को बताए कि जनाब जज साहब जो है ना, हमें मजीद 2-4 दिन दे दें, और यूं जज साहब को भी तड़पा तड़पा के उनको बताएं कि आप जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आप आखिर हमारा क्या पुट सकते हैं। और साथ ही लॉ मिनिस्टर बेचारा जो है, उसकी कौन सी इतनी बड़ी कहानी है, जहां प्राइम मिनिस्टर बार बार जज साहब कह रहे हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर वो अनवारुल हक काकड़ साहब पेश हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, तो लॉ मिनिस्टर जो हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब को पेश कर दें अदालत के सामने, कौन सी बड़ी बात है। और इसी तरह से आईजीपी साहब को भी दोबारा पेश करते हैं, अटॉर्नी जनरल तो आएंगे ही, डायरेक्टर आईबी भी जो है बेचारा सिविलियन है, उस गरीब को भी पेश करते हैं। लेकिन अब सेक्टर कमांडर का पेश होना इतनी बड़ी गुस्ताखी, और साथ ही इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखी रेज टू पावर इन्फिनिटी के डीजी एमआई वहां पे पेश हो जाए, ये भला कैसे हो सकता है। तो बहरहाल सेकंड ऑप्शन में ये है कि टाइम ले लें। तीसरी भी एक ऑप्शन है
कि जज साहब को पैगाम दें, कोई भी पेश ना हो, अटर्नी जनरल वहाँ पे आके के वो कहे कि मैसेज आया है सर कि गो टू हेल, आपने जो करना है कर लें। और जिस तरह से इसराइल जो है और ज़ायनिस्ट लॉबी इस वक्त कर रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के अहकाम के खिलाफ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, कि वो कह रहे हैं गो टू हेल, हम आपको बुलाने भेजते हैं, हम आपको कोई घास नहीं डालते। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन इसमें बड़े मसाइल हैं। अगर यही भी जो मैंने आपको आर्टिकल कहे हैं, ऐसे लिमिटेड कुछ आर्टिकल आप पढ़ लें, तो बावजूद उसके कि दुनिया की सबसे ताकतवर लॉबी जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी यही कह रही है गो टू हेल, और वो इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस को भी यही कह रही है, इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे को, कि गो टू हेल। लेकिन आपको पता चलेगा कि उनका सबसे बड़ा जो क्रेडिटर है, जो सबसे बड़ा जिसकी सपोर्ट के ऊपर खड़ा है ये सारा तमाशा, उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन और मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का। तो ये वाली ऑप्शन मुनासिब नहीं होगी। फिर एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि अगली दफ़ा 29 तारीख को जब मोअज़्ज़ज़ जज साहब यहाँ पे आए तो पता चले कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं उनकी तबीयत ख़राब थी, वो छुट्टी पे चले गए। एक ऑप्शन ये भी है। एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि पता चले कि ईमान हाज़िर मज़ारी जो हैं वो वसी तर कौम के वसी तर मफाद में उन्होंने फैसला किया कि मैं बरतानिया जाके 12 क्लॉक कर लेती हूँ, पता नहीं किया हुआ या नहीं किया हुआ, और साथ वो हादी चट्टा को भी अपने साथ ले जाएं। ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैं आपको बताऊं, वो बेस्ट ऑप्शन ये है कि अहमद फरहाद शाह जो हैं वो खामोशी से घर पहुंच जाएं। अब भला ये कैसे होगा, पता नहीं क्या कहानी। अब मैं आप बताता हूँ कि वो क्या करेंगे। वो घर आ जाएं और वो आके अपनी बीवी के पास आके ये कन्फेशन करें और माफ़ी मांगें, और वो कहें कि नेक खातून, दरअसल मुझे मोहब्बत हो गई थी शीरीं के साथ, मेरी शीरीं मुलाकात हो गई, और ये रावला कोट बाग और मुजफ्फराबाद के आगे पीछे बहुत सी खूबसूरत शीरीं इस किस्म की पाई जाती हैं। तो वो कहें कि मुझे एक शीरीं से मोहब्बत हो गई थी, उसको मेरी शायरी से बड़ी मोहब्बत थी, मुझे उससे मोहब्बत हो गई, और मैं उसके साथ दौड़ के पहाड़ों में चला गया था, और वहाँ मैं इतने दिन बैठा रहा, और वहाँ पे ना कोई फ़ोन था, ना कोई रेडियो था, ना कोई टीवी था। मुझे पता ही नहीं चला कि पीछे इस किस्म के मसाइल हैं, और शायरों की वैसे भी इस किस्म की लाउबाली किस्म की शख्सियत जो है वो होती है। तो ये मतलब वो आके माफ़ी मांगें और वो अपनी बीवी से कहें कि मैं दोबारा कभी ऐसे नहीं करूँगा, मुझे तुम माफ़ कर दो। और यही कहानी जो है वो आप उसके बाद आके मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी सुनाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी और ईमान मज़ारी और हादी चट्टा वगैरह जो हैं वो इस सारी कहानी को मान लेंगे, क्योंकि पहले भी तो मानने को तैयार हो गए थे। जब एक हफ्ता पहले उनको कहा गया था कि आप एक पिटीशन डालें यहाँ पर पिछली पिटीशन को वापस लेने के लिए, वो प्ली को, तो प्ली तो डालने पर तैयार हो ही गए थे। उन्होंने हफ्ते के दिन पिछले हफ्ते ऐसी प्ली डाल दी थी। तो मुझे यकीन है कि कौम के वसी तर मफाद में और बरतानिया जाना ना जाने की वजह से, क्योंकि अदरवाइज फिर कहाँ जाएंगी ईमान हाज़िर, तो ईमान हाज़िर भी कौम के वसी तर मफाद में इस किस्म की चीज़ को तस्लीम कर लेंगी कि शीरीं जो है उसके साथ चले गए थे फरहाद। और उसके बाद ये है कि इसके ऊपर फिर अंसार अब्बासी साहब, चूँकि एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, आपको पता है चीफ एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, वो भी ये जो इतनी इसे कहते हैं बेट्रेल किया अपनी एहलिया का परपोर्टेडली, जो मेरा मतलब सोल्यूशन का हिस्सा है, उसके ऊपर वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की कहानी दी न्यूज़ अखबार के अंदर आई एम श्योर के लिख देंगे। और हमारी एक और जो शीरीं हैं, एक हमारी सहाफ़ी हैं बहुत मशहूर, आई एम श्योर वो भी इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के ट्वीट कर देंगी अहमद फरहाद शाह के हवाले से, और यूँ ये मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये मसला इस तरह से ख़त्म हो जाता है तो मैं ये कम अज़ कम तवक्को करूँगा कि सेक्टर कमांडर साहब और उनके जो ऊपर अफसर आने वाला है मुझे भी माफ़ कर दें, और जब भी हालात बहुत बेहतर हो जाएं तो कम अज़ कम मैं उनके साथ आके कॉफ़ी पी सकूँ। जितना पहले हमारा ताल्लुक होता था कॉफ़ी पीने वाला, कम अज़ कम वो तो ताल्लुक हो जाए। वो फेंटी हुई कॉफ़ी जो मैस की होती है, बड़ा मिस कर रहा हूँ। यहाँ मैंने सारी कॉफ़ियाँ ट्राई कर ली, स्टारबक्स की भी, आगे पीछे खुद भी बहुत मैंने कॉफ़ी मशीन ली है, लेकिन जो कॉफ़ी मैस की होती है, मैं आपको बताऊँ, जो मज़ा उस मैस की कॉफ़ी के अंदर पाकिस्तान में, वो दुनिया में ऐसी कॉफ़ी का मज़ा कहीं है ही नहीं। वो जो आपका इसे कहते हैं बैटमैन जो है ना, वो आधा घंटा फेंट के वो जो कॉफ़ी बनाता है, सर यकीन माने ऐसी कॉफ़ी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अगर मिलती होगी रिट्स कार्ल्टन में तो बड़ी महंगी होगी। अब एक दो और डेवलपमेंट देख लूं कि रऊफ हसन साहब ने लतीफ़ खोसा साहब के साथ और अली मोहम्मद खान साहब के साथ बैठ के उन्होंने एक बड़ी धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे डर ये लगता है कि एक तो मैं मोहसिन अख्तर कयानी साहब की जुर्रत और बहादुरी को बहुत सलाम, लेकिन डर मेरा बड़ा लगता है उधर भी कि कहीं कोई चीज़ें ज़्यादा ही ख़राब ना हो जाएं। दूसरी तरफ रऊफ हसन साहब का चेहरा फटा हुआ है, ब्लेड से उनकी गर्दन काटने की कोशिश भी की गई, उनकी शहरक काटने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी पट्टी लगा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस हद तक कह दिया है कि ये जो एक दिन पहले इस्लामाबाद में 18 घंटे 24 घंटे पहले तहरीक इंसाफ का G84 के अंदर दफ्तर डिमोलिश कर दिया गया, मसमार कर दिया गया आधी रात को, ये मजीद इंडिकेट करता है कि इमरान खान की ज़िंदगी को इस वक्त किस किस्म के ख़तरात जो हैं इस स्टेज के ऊपर लाक हैं। सही कहते हैं रऊफ भाई, उनकी भी जरूरत को बहुत ज़्यादा
सलाम। सिर्फ सीडीए के हवाले से मुझे ये कहना था कि लॉ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान, अंदाज़ा करें पाकिस्तान के लॉ के मिनिस्टर हैं जनाब आज़म रज़ीक तारड़ साहब। आज़म रज़ीक तारड़ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा है कि सीडीए मुसलसल नोटिस दे रही थी और आखिरी नोटिस जो है वो उन्होंने 10 मई को दिया है। मैं सिर्फ गुजारिश ये थी, रिक्वेस्ट ये थी आज़म रज़ीक तारड़ साहब से कि नोटिस तो आपको पता है पाकिस्तान में आपको आपके खिलाफ FIR काट के रख लेते हैं, वो FIR आपने कभी देखी नहीं होती। आपके खिलाफ बहुत से नोटिस होते हैं जो कभी डिलीवरी नहीं किए जाते। ये तो चेक कर लें कि वो नोटिस 10 मई को डिलीवर हुआ था, उसे किसने रिसीव किया था और उस नोटिस पे क्या लिखा हुआ था। और फिर भी अगर उसके बावजूद भी क्या रियासती इदारे और सीडीए ये करते हैं कि आधी रात 12 बजे लोगों के घर जाएं, उनके घर की नाजायज तजावजात जो हैं उसे डिमोलिश कर दें। सीडीए ने बड़े प्रॉपर्टीज डिमोलिश की हैं, लोगों के कमरे शमरे, लेकिन कितने कमरे सीडीए ने, ये बिल्डिंग का कोई हिस्सा जो है वो रात के 12 बजे के बाद जाके सीडीए ने डिमोलिश किया है। यही पूछना था। फिर आपसे इंशाल्लाह चंद घंटों में मुलाकात होती है। और वो जो मैंने आपको वीलॉग का है उसको जरूर देख लीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप उसको, जिन लोगों ने उसको देखा है उस पर 500 से ज़्यादा कमेंट्स हैं, उन्होंने उसको बहुत यूजफुल पाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।